देखो सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है लाइक ए, जो आपका केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे आप लोगों का पूरे चैप्टर को आपने पढ़ा तो उसमें आपने समझा क्या, उसको एक शॉर्ट में बता दो, ठीक है, एक शॉर्ट में आप समझा दो कि भाई आपने उसमें क्या समझा, क्या चीजें थी, ठीक है। अच्छे से जब आप उसको समझा दोगे वही होता है सेंट्रल आइडिया, कहीं बाहर से नहीं आता है, ठीक है। चैप्टर से ये भी रहता है, अगर आपने चैप्टर को पढ़ रखा है तो सेंट्रल आइडिया आपको बहुत ही आसान लगेगा, कुछ भी नहीं है सेंट्रल आइडिया में, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया पहला हमारा रहेगा डस्ट ऑफ स्नो, और जिसके राइटर सभी को पता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी। अभी मैं आपको सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया आपको हेडिंग डालना है, फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। ये आपको बुक में भी सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा, गाइड में मिल जाएगा, हर जगह आपको सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। लेकिन मैंने जो लिखा है वो अपने तरीके से लिखा है, आप उसको मैच करने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये मैंने अपने तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए, और बहुत इजी लैंग्वेज में, आसान तरीके में, ठीक है। बुक में तो बहुत ज्यादा बड़ा और हार्ड दिया रहता है, ठीक है, वो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। ऐसा लिखना एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में नहीं कटेगा, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया है, देखो, द पोयम डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो पोयम है इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो है कंपोज्ड मतलब कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रचित है, ठीक है, कि ये जो है कविता इनके द्वारा रचित है, वैसे द पोयम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये चैप्टर का नाम है, ये, ठीक है, और ये है राइटर यानी कि हमारे पोएट। तो इसको आप लोग ब्लैक से लिखना, हाईलाइट जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा आपका कॉपी, ठीक है। अब देखो आपको लिखना क्या है, सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करना है, ऊपर आप ये लिख देना, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मान लो आपने नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे, ठीक है, दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन, ठीक है, which are simple have larger significance, ठीक है। तो देखो, इन दिस पोयम यानी कि इस कविता में, ठीक है, क्या कहना चाहता है जो कवि है, द पोएट वांट्स टू कन्वे, यानी कि द पोएट्स यानी कि जो कवि है, वांट्स मतलब कहना, टू कन्वे यानी कि बताना चाहता है। क्या बताना चाहता है, कन्वे का मतलब होता है बताना, ठीक है। तो बताना चाहता है क्या, दैट कि समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन, ठीक है। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों का मोमेंट्स यानी कि जो आप लोगों का मोमेंट्स होता है ऑफ एक्शन व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, ठीक है, वो आप लोगों का बहुत सिंपल होता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज्यादा उसका महत्व होता है, ठीक है। जैसे देखो, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ ए पर्सन, जो किसी भी व्यक्ति का लाइफ यानी कि जो लाइफ है उसको भी चेंज कर सकता है, मूड को भी चेंज कर सकता है, मतलब मूड को भी चेंज कर देता है और लाइफ को भी चेंज कर देता है ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का, ठीक है। लाइक जो चैप्टर में हुआ है वो समझो, जैसे द वे ए क्रो सूक डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोयम। कहने का मतलब है कि जब एक कौवा जो है वो एक वृक्ष यानी कि धतूरे का वृक्ष था उसके ऊपर बैठता है, तो जब वो थोड़ा सा फड़फड़ाता है तो क्या होता है कि डस्ट ऑफ स्नो यानी कि जो छोटे छोटे कण है वो किसके ऊपर गिरते हैं, जो बर्फ के छोटे छोटे कण हैं वो पोएट के ऊपर गिरता है, ठीक है। और वो बहुत ही ज्यादा उदास था, पोएट क्या था, बहुत ही ज्यादा उदास था, ठीक है। तो इंस्पायर्स, उनसे वो इंस्पायर होता है, एंड गिव्स हिम, और देता है द आइडियाज टू शेक ऑफ हिज डिप्रेशन थॉट, यानी कि जो कवि है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा उदास मन था, उनका जो मन था बहुत ही ज्यादा उदास था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उदास था, लेकिन जब वो बर्फ के छोटे छोटे कण उनके ऊपर गिरते हैं तो वो इंस्पायर होता है, और उनका जो वो उदास मन है वो किस में बदल जाता है, बीकम चीयरफुल एंड डू समथिंग यूजफुल, और वो जो है बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता में बदल जाता है, और जो बचा हुआ समय है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल यानी कि उसको अपने यूज में लाते हैं, और वो टाइम यूजफुल हो जाता है। वरना अगर उनका उदास मन होता तो ऐसे ही उनका पूरा दिन जो है वो खराब हो जाता, अगर वे उस वृक्ष के नीचे नहीं जाते। तो उस वृक्ष के नीचे से जब गुजर रहे थे तो कौवे ने जो है फड़फड़ाया, और वहां से बर्फ के छोटे छोटे कण जब कवि के ऊपर गिरा तो वो इंस्पायर होता है, और उसका जो उदास मन है वो प्रसन्नता में बदल जाता है, और उसका जो बचा हुआ समय है वो पूरा अच्छा यूजफुल हो जाता है। कितना आसान है,
ठीक है, मीनिंग्स भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पढ़ लो इसे। द पोएट डस्टाफिस्नु इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स ऑफ एक्शन व्हिच आर सिंपल्स हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ पर्सन। द वे एकरो सुक यानी कि सेक्स डाउन ऑन डस्टाफिस्नु द poet and inspires and gives him the ideas to shake off जो है his depressed thought, become cheerful and do something useful। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है याद करने में। तो आसान तरीके से आप लोगों को ये जो है सेंट्रल आइडिया पहले चैप्टर का जो डस्टाफिस्नु है इसका समझ में आ गया। इसमें तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, डस्टाफिस्नु का सेंट्रल आइडिया बहुत ही आसानी से लिख सकते हो, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर आप एक बार ध्यान से समझ लो तो इसमें क्या है, बहुत आसान है। तो ये आप लोग नोट कर लो, नोट बना लो, जितने भी स्टूडेंट अभी नोट्स नहीं बनाए नोट्स बना लो, ये सेंट्रल आइडिया जितना बता रहे हैं उसको लिख लो, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठो और इन सारे सेंट्रल आइडिया को नोट करो। तो पहला सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया। अब हम लोग देखें दूसरा सेंट्रल आइडिया, क्योंकि हम 3 सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया जो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हम लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर सेंट्रल आइडिया जो हमारा दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, ठीक है, जिसके राइटर हैं वही कौन, फर्स्ट चैप्टर का जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है फायर एंड आइस, इसके राइटर हैं हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेम राइटर हैं। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की जो राइटर है वो सेम है। तो अब आप एक याद करो, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे भाई, आसान है। फायर एंड आइस सभी को पता है, फायर किसके लिए था, फायर डिजायर के लिए था, एंड आइस जो है हेट यानी कि घृणा के लिए। तो इच्छा और घृणा यानी कि फायर जो था वो इच्छा के लिए था और आइस जो था वो घृणा के लिए था, ठीक है। तो इच्छा और घृणा जो है इस संसार को नष्ट कर सकती है। तो ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया और लिखिए द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो फायर एंड आइस चैप्टर है ये भी कंपोज्ड किया गया है किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। एंड जो कवि है वो क्या कहना चाहता है कि द पोएट इक्वेट्स एंड फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटेड। यहाँ कहने का मतलब रहता है कि द पोएट्स इक्वेट्स यानी कि सामान दिखाना चाहता है किसको, फायर। फायर को किसकी तुलना की है, फायर विथ डिजायर, फायर की तुलना डिजायर से की है। डिजायर का मतलब क्या होता है, इच्छा। फायर की तुलना किससे की है, इच्छा से, ठीक है, इच्छा से। तो फायर जो है वो हमारी इच्छा है। देखो अगर इच्छा, देखो इच्छा बहुत सारे लोगों की ऐसी होती है जो सब कुछ नष्ट कर देती है, ठीक है। एंड जो डिजायर और हमारा एंड जो आइस है उसकी तुलना हेटेड यानी कि घृणा से किया गया है, ठीक है। एंड आगे देखो बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ ह्यूमेरियस स्पीड, ठीक है। इफ वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिश। ये दोनों यानी कि बोथ ऑफ देयर आर ग्रोइंग विथ ह्यूमरस स्पीड, ये जो है ना ये बहुत ही अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। दोनों बहुत ही अत्यधिक तेजी से, मतलब जो हमारा डिजायर है इच्छा और हेट यानी कि घृणा। भाई आजकल क्या है कि लोगों की इच्छाएं इतना ज्यादा बढ़ रही हैं कि अगर उनको मौका मिले ना तो पूरे देश को खुद रख ले, ठीक है। आजकल के नेताओं को देखो हो, आजकल के बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पास कितना हो जाए उतना कम है, तो वो डिजायर इच्छा। अब ये इच्छा जो है देश को नष्ट कर सकती है। पेरिस, पेरिस का मतलब होता है देश को समाप्त करना, ठीक है। एंड और जो हेटेड है यानी कि जो हमारा हेटेड है यानी कि घृणा, घृणा भी देश को नष्ट कर सकती है। कैसे भाई, एक दूसरे से घृणा करते हैं, मारपीट करते हैं और फिर क्या होता है आगे जानते ही हो, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये क्या है कि ग्रोइंग विथ ह्यूमरस स्पीड वी डोंट चेक, अगर हमने इसको चेक नहीं किया तो ग्रोइंग द वर्ल्ड विल पेरिश, तो ये जो इतनी तेजी से जो हमारी वर्ल्ड ग्रोइंग कर रही है वो नष्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। आगे सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। तो राइटर देखो कितना छोटा सा, बहुत आसान है। सो इसलिए वी मस्ट, हमें चाहिए क्या, रिटेन। रिटेन का मतलब क्या होता है, हमें सीमित आवर डिजायर, अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, जितना है उतने में खुश रहो।
क्या है? कुछ भी नहीं है। तो देखो रिटेन का मतलब होता है हमें सीमित रखना, हमें डिजायर अपनी इच्छाओं को, एंड लव आवर फेलो बीइंग्स, और अपने जो सहपाठी हैं, लोग हैं, अपने चारों तरफ के लोग हैं, उनसे प्यार करो, लव करो, डोंट वरी, ठीक है, उनसे घृणा मत करो यार, ठीक है। अपनी इच्छाओं को सीमित रखो, ज्यादा बड़ी इच्छाओं को मत रखो, ठीक है। मेहनत करो, जितना मिले उतना बहुत है, एंड अपने जो लोग हैं आसपास के उनसे प्यार करो, नॉट हेट, घृणा मत करो। कितना आसान है, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो भाई, बहुत आसान तरीके से मैंने समझा दिया। एक बार और समझ लो कि द पोएम फायर एंड आइस इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। एंड द पोएट इक्वेट्स फायर विथ डिजायर एंड आइस विथ हेटेड, यानी कि जो लेखक है, कवि है, वो क्या करता है, फायर की तुलना डिजायर से करता है और आइस की तुलना घृणा से करता है। अब लेखक यही कहना चाहता है, अगर जो है विश्व का यानी कि वर्ल्ड का समाप्ति या तो डिजायर से होगी या फायर से होगी, बस यही कहना चाहता है, ठीक है। व्हाट ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ ह्यूमिलियस स्पीड, वी डोंट चेक देम फ्रॉम ग्रोइंग, द वर्ल्ड विल पेरिश एंड सो वी मस्ट रिटेन आवर डिजायर एंड लव आवर फेलो बीइंग्स। तो दूसरा नंबर सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, डोंट वरी। अगला तीसरा सेंट्रल आइडिया, जो हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, चैप्टर का नाम है अमंडा, ठीक है। अमंडा चैप्टर का नाम है, इसके जो पोएट हैं वो है रॉबिन केन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, यहाँ सेंट्रल आइडिया समझो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस जो सेंट्रल पोएम का सेंट्रल आइडिया है, रिवॉल्व्स अराउंड हाउ ए चाइल्ड, ये जो है रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घूमता है, ठीक है। तो एक चाइल्ड यानी कि एक बच्चे के चारों तरफ घूमता है, मतलब एक बच्चे की बारे में बताया गया, चाइल्ड के बारे में, उनके चारों तरफ की बातों को बताया गया। कैसे? इज कॉन्टेंटली नेगेड बाय हर मदर, वो जो है मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निरंतर। नेगेड का मतलब होता है परेशान होता है, मतलब अपने माता के द्वारा, अपने मदर के द्वारा वो लगातार परेशान होती है, ठीक है। जो अमंडा नाम है वही, ठीक है। तो वो अपने माता के द्वारा लगातार परेशान होती है, निरंतर परेशान होती है, उनको परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पर परेशान करती है, मतलब वो अपने जान में अच्छी अच्छी बातों को बताती है, बट उस बच्ची को लगता है कि मुझे परेशान कर रही है, ठीक है। अगला, द पोएटेस sheds lights on how a child is always mocked and questions about her actions by mother, ठीक है। तो ये जो पोएट्रेस है यानी कि जो कवित्री है वो कहना चाहती हैं कि उस मदर, ठीक है, मदर जो है उनकी छोटी छोटी एक्शंस पर क्वेश्चंस करती हैं और मॉडर्स का मतलब ध्यान रखती है, मॉनिटर्स का मतलब ध्यान रखती है, ठीक है। तो उस बच्चे के छोटे छोटे मतलब चीजों पर, एक्शन पर मतलब ध्यान रखती हैं और उनसे प्रश्न करती हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अमंडा है वो सोचती है, देयर फॉर अमंडा ए ड्रीम्स टू गेट ऑलवेज फ्रॉम देयर ट्रेवल्स, तो वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं, ड्रीम्स मतलब सपनों में खो जाती हैं और सोचती हैं काश मैं इन सारे प्रश्नों से छुटकारा पा जाता, मतलब इस तरह के माहौल से छुटकारा पा जाता और इससे अच्छा मैं अनाथ आश्रम में होती तो ठीक रहता, ठीक है। तो ये सोचती हैं उनके ड्रीम्स। तो बहुत आसान है, ये भी आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। तीसरा नंबर सेंट्रल आइडिया अमंडा, ठीक है। Subscribe to our channel and click on the bell icon to get the latest notification.